हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी की टेंटेटिव डेट 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स आ चुकी है। तो ये क्लास आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से ओरिएंटेड ही बनी है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा आपको लगेगा और कुछ क्वेश्चंस ईज़ी हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को भी एनालाइज़ करेंगे तो वो क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे ही स्टाइल पे हैं जिनमें कुछ क्वेश्चंस टफ हैं और कुछ ईज़ी हैं। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो जनरल अवेयरनेस है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में। अगर हम लोग इसमें बात करें स्टेज 1 में तो आप लोग देख सकते हैं कि स्टेज 1 में जो जनरल अवेयरनेस है उसकी वेटेज 40 मार्क्स है। और अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में इसकी वेटेज 50 मार्क्स की हो जाती है। तो ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स भी है। तो हम लोग इन दोनों टॉपिक्स पे जब तक आपका एग्ज़ाम रहेगा कंटिन्यूटी में सीरीज़ देंगे ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। So let's begin our class. Who among the following is impart to someone from time to time the house of each house of legislature of the state? State legislature का जो house होता है लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल, तो उसको समन कौन कर सकता है, पावर किसके पास है? तो पावर गवर्नर के पास है। ये इस साल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में के पार्ट में भी हुआ है। जैसे कि राजस्थान के गवर्नर ने अलाउ नहीं किया था उन लोगों को, तो ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है गवर्नर। और आर्टिकल 174 के अंदर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जो गवर्नर है उनके पास पावर है कि वो दोनों हाउसेस को समन कर सकते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। अपनी इच्छा पे नहीं, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। आर्टिकल 174 याद रखना है और गवर्नर के पास ये पावर है, ये याद रखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन, द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन। जो हमारा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। पहला पॉइंट तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर आता है। और इसको पार्लियामेंट ने कब कॉन्स्टिट्यूट किया था? तो इसको पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था 1988 में और ये ऑपरेशनल हुआ था 1995 में। इस साल ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में इनके 25 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि ये कब पार्लियामेंट से एक्ट कब पास हुआ था, कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ये 1988 में और ऑपरेशनलाइज हुआ था 1995 में। और मिनिस्ट्री के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपी पांतलू वॉज गिवन द टाइटल ऑफ आंध्रा केसरी। टीपी पांतलू हैं, उनको आंध्रा केसरी का टाइटल कब मिला? एंटी साइमन कमीशन के टाइम पे मिला। साइमन कमीशन किस ईयर में आए थे? 1928। साइमन कमीशन इंडिया आया था 1928 में। उस समय इनको आंध्रा केसरी का टाइटल मिला था। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आंध्रा केसरी का टाइटल किसको मिला, या फिर अगर इनको मिला तो कब मिला। तो ये उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप दोनों मोमेंट्स को इसलिए याद रखना क्योंकि इन दोनों में किसी एक पर्सन को टाइटल मिला था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ फ्रीज ऑन द नंबर ऑफ लोक सभा एंड असेंबली सीट्स इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया टिल 2026। 2026 तक जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है वो स्टेट्स की बाउंड्रीज, स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उनकी बाउंड्रीज को ऐसे चेंज नहीं कर सकता। इसके ऊपर मतलब जो लोकसभा की जो सीट्स हैं हमारी वो फिक्स्ड है, नंबर जो है उसका फिक्स्ड है किसी भी स्टेट में। कब तक? 2026 तक। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर। इनमें से किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है? तो इन ऑप्शंस के हिसाब से मध्य प्रदेश है। जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। तो अगर हम एरिया वाइज बात करें तो एरिया वाइज में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है और उसके बाद उड़ीसा है। लेकिन अगर हम टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मिजोरम में है।
मैं एक बार फिर से बताती हूँ, अगर हम एरिया वाइज की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, उसके बाद अरुणाचल और छत्तीसगढ़ हैं। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट कवर की परसेंटेज के हिसाब से बात करें, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में कितने परसेंट फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा किस में है, तो उसमें मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अरुणाचल में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड स्वच्छ भारत अभियान बिगिन? तो ये 2 अक्टूबर 2014। ये डेट आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। 2 अक्टूबर 2014। So moving on to next question. When acid reacts with water, dash is formed. The correct answer is hydronium ions. जब acid react करता है with water completely, जो strong acids होते हैं, when they react completely with water, they produce hydronium ions. और जब strong bases react completely with water, they produce hydroxide ions. So moving on to next question. In which of the following field is Nobel Prize not given? तो लाइफ साइंसेज में नहीं दिया जाता है। जो नोबेल प्राइज़ है वो 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और फिर इकोनॉमिक साइंसेस को ऐड किया गया लास्ट में। स्टार्टिंग में इन 5 में दिया जाता था और फिर उसमें इकोनॉमिक साइंसेस को भी ऐड किया गया। और ये किस दिन दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। और ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनकी विल पे बेस्ड है, इसीलिए उनके नाम के टाइटल से इनको नोबेल प्राइजेस कहा जाता है। तो ये किस कैटेगरी में नहीं दिया जाता या फिर कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? तो 6 कैटेगरीज में टोटल में दिया जाता है। किस दिन दिया जाता है? 10 दिसंबर। और किसने इसको स्टार्ट किया या किसकी विल पे बेस्ड है ये? वो है अल्फ्रेड नोबेल। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। फीमर जो थाई बोन होता है, दैट इज द लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबा बोन होता है हमारी बॉडी का। और सबसे छोटा कौन सा होता है? स्टेपिस, जो हमारे कान में है, जो हमारे कान के मिडल में पाया जाता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट बोन कहेंगे हम उसको, और ये लॉन्गेस्ट है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच नेम इज द ग्रीन कलर प्रेजेंट इन लीव्स नोन? जो प्लांट्स के कलर्स, प्लांट्स को जो ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है, दैट इज क्लोरोफिल। तो आंसर इज ए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेसेसरी भी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया और ही वॉज बोर्न एज सिद्धार्थ गौतम, और उनका बर्थ कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, नेपाल में। सो लाइट ऑफ एशिया सॉब्रिक्यूट लॉर्ड बुद्धा के साथ है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू विन सिल्वर मेडल इन ओलंपिक्स फ्रॉम इंडिया? पहली भारतीय वुमेन जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स में, वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु फर्स्ट वुमेन है। इन्होंने रियो ओलंपिक्स में, जब रियो ओलंपिक्स हुए थे 2016 में, तो उन्होंने सिल्वर मेडल उसमें जीता था। और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है, पद्मश्री भी मिला हुआ है, और जो पद्म भूषण है वो इनको जनवरी 2020 में दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट वुमेन कौन है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपको याद रखना है कि इट इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉन एज न्यूक्लियोइड्स, और इसमें 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनिन और साइटोसाइन। तो आपको इनको हमेशा याद रखना है। कई बार आपको इन चारों की ऑप्शन दे दी जाएगी, इन चारों के बारे में पूछा जाएगा। इसके हर न्यूक्लियोइड में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस होता है। तो जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, दैट इज एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनिन और साइटोसाइन। और ये आपके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? पहली भारतीय वुमेन जिन्होंने कि इंग्लिश चैनल को पार किया था वो थी आरती साहा।
और इनसे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1960 में ये पहली भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन बनी जिनको पद्मश्री मिला। तो ये उनसे रिलेटेड दूसरा फैक्ट है। ये भी पूछा जा सकता है कि पहली इंडिया की स्पोर्ट्स पर्सन वुमेन कौन थी जिनको पद्मश्री मिला, तो वो आरती साहा थी। और फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल वाज आरती साहा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मॉडर्न स्टेट चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस? उत्तर प्रदेश। और ये आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो किस इंसिडेंट के चलते विड्रॉ हुआ, तो उसका आंसर चौरी चौरा होगा। और अगर चौरी चौरा कहाँ किस स्टेट में हुआ, तो उत्तर प्रदेश में हुआ। क्या हुआ था कि यहाँ जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका पुलिस के साथ क्लैश हुआ था, तो उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी जिसमें कि 22 पुलिसमैन थे और 3 सिविलियन थे जिनकी उसमें डेथ हो गई। तो जिस पे महात्मा गांधी ऑलरेडी चाहते थे कि जो मूवमेंट है वो नॉन वायलेंट रहे, पीसफुल रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐसी इवेंट स्टार्ट हो चुकी हैं तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे फॉर्म होते हैं, एक आपके सामने है और दूसरा ये हो सकता है कि चौरी चौरा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो किस इवेंट के चलते विड्रॉ कर दिया गया था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड आइटम्स टेस्टिंग सॉर आर ऑफ नेचर, वो नेचर में किस तरह के होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। भले कोई भी लार्जली जो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे एसिटिक, सिट्रिक, मैलिक, तो ये जितने भी होते हैं ये सारे सॉर होते हैं टेस्ट में। इवन की जो डाइल्यूट सोल्यूशन भी होते हैं इन ऑर्गेनिक एसिड्स के वो भी सॉर होते हैं टेस्ट में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल वाज इनिशिएटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। इसको रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था और ये सिर्फ 1765 से 1772 तक रही। इसके अंदर क्या था कि बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, निजामत और दीवानी। जो दीवानी थी वो कंपनी के द्वारा कैरी आउट किया जाता था और निजामत निजाम के द्वारा। तो इस सिस्टम को अबॉलिश किसने किया? वॉन हेस्टिंग ने। तो एक अनदर क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था उसको अबॉलिश किसने किया? वॉन हेस्टिंग ने किया 1772 में। और इसको स्टार्ट किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ये दोनों नाम ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, all living animals can be divided into dash classes according to classification by Whittaker system। तो हम सब ने पढ़ा हुआ है 5। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को ऑप्शन दे दी जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन थे। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमिला। तो आपको इन पांचों के नाम को भी याद रखना है ताकि आपको किंगडम क्लासिफिकेशन पता हो। और कितने किंगडम्स में क्लासिफिकेशन की गई थी? 5 में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the silver coin issued by Sher Shah Suri called? रुपया is the correct answer। और जो शेर शाह सूरी थे उनका रूल 1540 to 1545 तक रहा। इनसे रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनको हम आगे जनरल अवेयरनेस की क्लासेस में लगातार कवर करते रहेंगे। लेकिन ये जो कॉइन था ये कॉइन ही बाद में हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में जो रुपी है उसका पार्ट बना। इसके बाद फिर रुपी ही आता है। तो ये इसकी जो वैल्यू थी वो 178 ग्रेन्स थी। तो आपको याद रखना है कि इसको किसने इशू किया था? रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज इंश्राइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आंसर इज आर्टिकल्स 23 एंड 24। आर्टिकल्स 23 एंड 24। तो आर्टिकल 23 में क्या है? आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स लेबर को। और आर्टिकल 24 जो है वो प्रोहिबिट करता है कि जितने भी बच्चे 14 ईयर्स की एज से छोटे हैं उनको फैक्ट्रीज, माइंस या किसी हजारदस एम्प्लॉयमेंट में ना एम्प्लॉय किया जाए। तो करेक्ट आंसर इज दिस। अगर हम आर्टिकल 19 to 22 की बात करें तो ये राइट टू फ्रीडम के अंडर आता है। हो सकता है आपको इसकी जगह राइट टू फ्रीडम पूछ लिया जाए। 14 to 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी आता है। बहुत बार इसको भी पूछ लिया जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए।
और अगर हम आर्टिकल 29-30 की बात करें तो ये हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। तो आपको इनमें से किसी के ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको आर्टिकल्स दिए होंगे और पूछा होगा कि आर्टिकल किस चीज़ के साथ रिलेटेड है। तो 29-30 इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 19-22 इज राइट टू फ्रीडम और 14-18 इज राइट टू इक्वालिटी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स फॉर सेल्फ सस्टेन ग्रोथ? द आंसर इज मनमोहन सिंह। जितनी भी बड़ी पर्सनालिटीज होती हैं उन्होंने अगर कोई बुक लिखी होती है तो वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इम्प्रूवमेंट वॉज ब्रॉट आउट बाय द 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985? एंटी डिफेक्शन लॉ। और इससे हमारा 10th शेड्यूल बना था। इस अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। अगर आप लोगों को पता हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, तो इस अमेंडमेंट में से 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। और अगर हम यही बात करें 11 और 12 शेड्यूल की, तो जो 11 शेड्यूल है वो पंचायत के साथ कनेक्टेड है। उसमें पंचायत वाले लॉ आते हैं। और जो हमारा शेड्यूल 12 है वो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। और ये 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था और ये 74th अमेंडमेंट से, और दोनों अमेंडमेंट्स 1992 में हुई थी। अगर मैं किसी क्वेश्चन के साथ कोई एडिशनल फैक्ट बता रही हूँ तो आपको उसको खास ध्यान में ज़रूर रखना है, क्योंकि कई बार फैक्ट से फैक्ट तुरंत याद आ जाता है। अगर हम बात करें 52nd की, बहुत बार एग्जाम में आता है, 52nd अमेंडमेंट से कौन सा शेड्यूल, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया, तो 10th शेड्यूल ऐड किया गया। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए है। और जो ये 11th शेड्यूल है इसमें पंचायत है और 12 में म्यूनसिपैलिटीज की बात की गई है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड? पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंडिया में कब की गई? तो 1951 में की गई। और इससे भी एक शेड्यूल ऐड हुआ था बाय चांस, दैट इज 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में वो वाले लॉज आते हैं जो सेंटर और स्टेट लिस्ट में होते हैं और जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो 9th शेड्यूल 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यमुना रिवर है वो इनमें से कौन सी स्टेट्स में से पास नहीं करती है? तो वो गुजरात में से पास नहीं करती है। ये रिवर स्टार्ट कहाँ से होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से स्टार्ट होती है। तो उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इनसे कनेक्टेड है। और ये इलाहाबाद में जाके त्रिवेणी के संगम में ये गंगा का पार्ट हो जाती है। गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और फिर ये गंगा का पार्ट हो जाती है। और अगर आपने चंबल रिवर का नाम सुना हो तो वो यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नोन एज द ईस्टर्न माउंटेन रेंज, दैट इज पटकाई हिल्स। बहुत बार आप लोगों ने नाम नहीं सुना होता, बाकी का फिर भी सुना होता है, इसका नहीं सुना होता। ये नॉर्थ ईस्ट में हमारा ईस्टर्न माउंटेन रेंज है जो हिमालय की ही कंटिन्यूटी है आगे जाके। और ये माउंटेन रेंज आगे जाके म्यांमार की जो माउंटेन रेंज है अराकान योमा, ये उसका पार्ट बन जाती हैं। तो जो पटकाई हिल्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट में है। इसके अंदर नागा हिल्स, मीजो हिल्स वो भी हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मूवमेंट इन प्लांट्स ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ लाइट कॉल्ड? दैट इज फोटोट्रोपिज्म। अब हम फोटोसिंथेसिस की भी बात करते हैं तो ये जो फोटो वर्ड है यही हमें आइडिया दे देता है कि लाइट से, फोटो का मीनिंग ही लाइट है। तो अगर आप लोग कभी कंफ्यूज हो जाएं तो आप फोटो टर्म को यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। करेक्ट आंसर ए है। और ये ज्यादातर प्लांट्स के शूट सिस्टम में पाया जाता है, शूट्स में पाया जाता है, ताकि वो फिर लाइट की तरफ प्लांट की मूवमेंट होती है, जो ग्रोथ होती है उसी तरफ होती है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा वॉज द एशियन लर्निंग सेंटर ऑफ विच रिलीजन? नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बुद्धिज़्म का सेंटर थी। बहुत बड़ा एंशियंट हायर लर्निंग सेंटर था बिहार में, जिसको गवर्नमेंट ने फिर से स्टार्ट किया हुआ है। और ये 5th सेंचुरी के राउंड अबाउट बिल्ड किया गया था। और माना जाता है कि मामलुक डायनेस्टी जो थी दिल्ली की, उसके बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था। उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया था 1200 में। और फिर आपको इससे रिलेटेड यही फैक्ट याद रखने कि किस रिलीजन से रिलेटेड था,
और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर डिड क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में कब आया, जिसका मकसद क्या था? इंडिया की कॉपरेशन लेना वर्ल्ड वार 2 में। तो वो आया था 1942 में, मार्च 1942 में आया भारत। लेकिन जब प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो महात्मा गांधी ने उसके तुरंत बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया था। 8 अगस्त 1942 में लॉन्च हुआ था। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट जो आप लोगों को जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? तो डू और डाई का स्लोगन महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था। तो आपको क्रोनोलॉजी भी पता चल गई। पहले क्रिप्स मिशन आया था, वो चाहता था कि इंडिया वर्ल्ड वार सेकेंड में इंग्लैंड का साथ दे, लेकिन जो प्रपोजल हम लोगों को नहीं पसंद था, हम लोग चाहते थे कि पहले हमें आज़ादी मिले। तो फिर महात्मा गांधी ने उसके तुरंत बाद क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया, और जिसमें उन्होंने स्लोगन दिया डू और डाई का। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज इज ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड स्पेन? तो आंसर है पिरेनीज। कोई भी माउंटेन चेन अगर दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर फॉर्म करती है तो उसको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये बॉर्डर फॉर्म करती है पिरेनीज किसके बीच में? फ्रांस और स्पेन के बीच में। और इनके बीच में एक छोटा सा स्टेट भी पड़ जाता है, दैट इज अंडोरा, जो कि इन दोनों के बीच में है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस किस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो लीस्ट है? तो अगर हम लीस्ट डेंसिटी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश की जो डेंसिटी है वो 17 है। और अगर मिजोरम की बात करें तो 52 है, गोवा की 394 है, और सिक्किम की 86 है। और अगर हम सेंसस में बात करें तो लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल में थी, और जो हाईएस्ट थी वो दिल्ली में थी। दोनों में डिफरेंस, एक 17 और एक 11,927। सो अगर आपको हाईएस्ट पूछ लेगा तो दिल्ली आंसर है, अगर लीस्ट पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम लिटरेचर किस लैंग्वेज में है? तो संगम लिटरेचर जो है वो तमिल लैंग्वेज में है। ये तमिल लिटरेचर का अर्लीस्ट अवेलेबल जो लिटरेचर है वो संगम लिटरेचर ही है, जिसके बारे में बहुत बहुत कुछ नहीं पता है, बट बिलीव किया जाता है कि ये 1400 to 300 वाले एरा में बना था। और इसमें ज़्यादातर चेरास और पांड्यास इन तीनों के स्कॉलर्स ही इसमें थे जिन्होंने इसको लिखा था, संगम लिटरेचर को। So moving on to next question, in 1950 which act was replaced as the original document by Indian Constitution to administer the country? तो 1950 में कौन से एक्ट को रिप्लेस करके हमारा अपना एक्ट बना था? तो आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जब जनवरी 26 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय आवर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज फ्लोटिंग फुमडीज फाउंड? इस क्वेश्चन को भी बहुत तरह से पूछ लिया जाता है। ये मणिपुर में लोकटक लेक है। फुमडीज होता क्या है? फुमडीज एक वेजिटेशन का एक ग्रुप है जिसमें सॉयल, ऑर्गेनिक मैटर सब एक साथ उस लेक पे तैरता है, तो उसको फुमडीज कहा जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एक डियर पाया जाता है जिसको उनकी लैंग्वेज में संगाई कहते हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है संगाई जो डियर है वो कहाँ पाया जाता है? वो केवल यहीं पाया जाता है, लोकटक लेक की फुमडीज पे इन मणिपुर। आपको ये भी पूछा जा सकता है लोकटक लेक कहाँ है? तो वो मणिपुर में है। अगर फ्लोटिंग फुमडीज की बात की जाए तो वो मणिपुर में है, और इसमें एक डियर पाया जाता है जिसको ये कहते हैं। और अगर हम इसका नॉर्मल नाम लें दैट इज ब्रो एंटल डियर, और इसको लोकल लैंग्वेज में संगाई कहा जाता है। ये हाईली इंडेंजर्ड है और ये यहीं पाया जाता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेटी बचाओ जो स्कीम है उसको किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया, उसका पर्पस क्या है? तो उसका पर्पस है फीमेल फोर्टिसाइड को रोकना। उसका मकसद है फीमेल फोर्टिसाइड, ताकि जो भ्रूण हत्या होती है देश में उसको रोका जाए। तो इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 को, और पानीपत में हरियाणा में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और 3 मिनिस्ट्रीज की एफर्ट से विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और अब जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उस समय, और अब की क्या हुई, एजुकेशन मिनिस्ट्री। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्टाइल गंगा प्लेन इज मेड ऑफ रिच अलूवियल सॉइल। ये सबको पता होना चाहिए कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो हमारा जो नर्दर्न प्लेन है उसमें अलूवियल सॉइल पाया जाता है। और अगर अलूवियल सॉइल और बात करें इंडिया में कहाँ पाया जाता है, तो जो महानदी गोदावरी कृष्णा का जो कोस्टल जो प्लेन्स बनते हैं उनमें भी पाया जाता है, और कुछ ताप्ती और नर्मदा के एरिया में भी पाया जाता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बैट डिटेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाथ बाय रिसीविंग रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो जो बैट्स होते हैं वो कैसे उनको वो अपना अगर प्रे भी खोजते हैं तो वो किस तरह से वर्क करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स की हेल्प से। और उस फिनोमिना को क्या कहते हैं कि जो साउंड को यूज करते हैं फॉर नेविगेशन, दैट इज नोन एज इकोलोकेशन। तो ये टर्म भी पूछी जा सकती है। द मैमल्स दैट कैन यूज साउंड टू नेविगेट, that is known as echolation. The process is known as echolation. So moving on to next question. Which of the following metals is used for electroplating of the iron content? आयरन कंटेंट का इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनमें से किसके साथ किया जाता है? जिंक के साथ। जो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें भी जिंक ही यूज होता है ताकि क्रोजन ना लगे इस पे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस सिटी को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सॉब्रिक्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एग्जाम का, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये आप सबको पता है कि वो हमारी हमारी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जितनी भी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो सारी वहीं पे बेस्ड हैं, तो उसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो किसने रीबिल्ड की थी? अगर इसमें शेरशाह सूरी ऑप्शन होती तो सबने उस पर क्लिक कर देना था। उसको रीबिल्ड किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। अगर कहें कि इसको कंस्ट्रक्ट किसके पीरियड में किया गया था स्टार्टिंग, तो वो शेरशाह सूरी थी। शेरशाह सूरी थे 16th सेंचुरी। हम पहले भी उनके कॉइन के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर इसको रीबिल्ड की बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको रीबिल्ड किया था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? आंसर इज वाट। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट विच इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। लेकिन अगर हम इन सब की भी बात करें तो अगर हम वोल्ट की बात करते हैं तो वोल्ट किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। अगर हम जूल की बात करते हैं तो किसका यूनिट है? वर्क और एनर्जी का। अगर एम्पियर की बात करते हैं तो किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का। आपको ये चारों ऑप्शंस को एकदम रट लेना है, क्योंकि आपको सिंगल सिंगल क्वेश्चन इस पे बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। कभी अकेला, जैसे इसमें ऐसा यूनिट ऑफ पावर पूछा गया है, फिर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पूछा जाएगा तो आंसर वोल्ट हो जाएगा। अगर ऐसा यूनिट ऑफ जूल पूछा जाएगा तो वर्क और एनर्जी ऑप्शन आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो एम्पियर आ जाएगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर फ्लोइंग ऑन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो होता है टरबाइन को रोटेट करता है, तो किस एनर्जी से रोटेट करता है? तो काइनेटिक एनर्जी से। आपको समझना होगा कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है वो पोटेंशियल एनर्जी जो पानी ऊपर स्टोर किया होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब वो एकदम रिलीज होता है तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, जो कि टरबाइन को बहुत तेजी से रोटेट करती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो काइनेटिक एनर्जी इज द आंसर। So moving on to next question. The creatures of this phylum are exclusively found in ocean water. Answer is Echinodermata. इसके अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उनमें से कोई भी फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता, सारे ही मैराइन होते हैं। तो इस चीज को याद रखना। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है एस अगेंस्ट ऑड्स।
तो स्पोर्ट्स पर्सन की ऑटोबायोग्राफीज मोस्टली क्वेश्चंस का पार्ट होती हैं। तो सानिया मिर्ज़ा का जो ऑटोबायोग्राफी है दैट इज़ एस अगेंस्ट ऑड्स। और इस ईयर भी किसी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है। तो आप करंट अफेयर्स का अगर सीरीज देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग? तो आंसर है हाइड्रा। आप जानते हैं कि बर्डिंग जो है वो असेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो हाइड्रा की बॉडी में छोटे छोटे बर्ड्स जो होते हैं वो जो रिजनरेटिव जो सेल्स होते हैं वहाँ पे बर्ड्स एक्सपैंड होते हैं और मैच्योर होने पे जो वो बर्ड्स होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं ऑलरेडी। तो आपको याद रखना होगा हाइड्रा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वुड हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ पीएच? तो पीएच पे भी क्वेश्चन बहुत आता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है इसके ऊपर क्वेश्चन आपको काफ़ी बार आता है। तो सबसे पहले कि लीस्ट वैल्यू इसमें से किसकी होगी? तो इसमें लीस्ट वैल्यू लेमन जूस की होगी। जो ब्लड है, कितनी बार ये क्वेश्चन आता है कि ब्लड का पीएच क्या होगा? तो ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 के बीच होता है। प्योर वाटर 7, कोई न्यूट्रल सोल्यूशन हो 7, डिटर्जेंट बेसिक होते हैं तो 8.5 to 10, ठीक है। और जो लेमन जूस होता है वो एसिडिक होता है 2 से 3 के बीच में। तो आपको एक छोटी सी चीज़ समझाती हूँ कि अगर हम इस तरह ग्राफ लें तो यहाँ पे अगर 7 है तो 7 न्यूट्रल है। अगर हम 7 से पीछे जाएंगे 0 तक तो चीज़ एसिडिक होती जाएगी। और अगर हम 7 से आगे 14 तक आएंगे, ये स्केल 0 to 14 के बीच में होता है, तो अगर हम 14 की तरफ आएंगे तो बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। तो जो भी सोल्यूशन इसके पीछे रहेगा वो एसिडिक होगा, जो आगे होगा वो बेसिक होगा, और जो 7 पे होगा वो न्यूट्रल होगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश इन द पॉइंटेड लीव्स ऑफ नेटल प्लांट देयर इज पेनफुल बर्निंग सेंसेशन व्हेन इट पिचेस। द आंसर इज मेथेनोइक एसिड। आपको ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड भी दिया जा सकता है। तो फॉर्मिक एसिड को ही सिस्टमेटिकली मेथेनोइक एसिड कहा जाता है। तो अगर फॉर्मिक एसिड भी आता है तो वो भी करेक्ट ऑप्शन है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी कैनल जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो वो हरिके डैम से स्टार्ट होती है। हरिके डैम पंजाब में है और सतलुज और ब्यास रिवर दोनों उस जगह आके मिलते हैं, और ये हरिके डैम से स्टार्ट होती है इंदिरा गांधी कैनल, और फिर थार डेजर्ट का जो एरिया है राजस्थान में वहाँ इरिगेशन में बहुत हेल्प करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन एंड हीलियम हैव बीन केप्ट अंडर फर्स्ट पीरियड। जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 ही एलिमेंट हैं, कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नागपुर है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो नागपुर ऑरेंजेस के लिए जाना जाता है। नागपुर के ऑरेंजेस काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं कि इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो जीआई टैग होता है वो भी मिला हुआ है 2014 में। जिनको नहीं पता है, नागपुर महाराष्ट्र में है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रास? तो ब्रास के कंपोनेंट्स क्या हैं? कॉपर और जिंक। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, पता नहीं क्यों, बट मोस्टली एग्जाम्स में घूम फिर के क्वेश्चन आता ही आता है और ज़्यादातर इसी फॉर्मेट में आता है, कॉपर एंड जिंक। कई बार एक एलिमेंट दिया होता है, दूसरा पूछा होता है, तो आंसर इज कॉपर एंड जिंक। इसी के साथ हमारा आज का क्लास का सेशन खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग कोई भी इनपुट चाहते हैं या कुछ भी चेंज चाहते हैं पढ़ाने के मेथड में तो लेट अस नो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।